क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा वो आपके लिए काम करे? और क्या आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहेंगे? तो बेंजामिन ग्राहम की जो क्लासिक किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो इसी बारे में है। बिल्कुल। और आज हम इसी किताब के जो मुख्य सिद्धांत हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखिए, इस किताब का मकसद ये बताना नहीं है कि बाजार को कैसे हराया जाए या कैसे रातों रात अमीर बना जाए। हाँ, बल्कि ये कि एक निवेशक के तौर पर जागरूक कैसे बने, तर्कसंगत कैसे रहें और धैर्यवान सबसे जरूरी। तो हमारे पास इस किताब के ही कुछ अंश हैं जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। जी। और अपना मिशन क्या है? मिशन है ग्राम के उन खास सिद्धांतों को समझना जो स्मार्ट निवेश के लिए, मतलब बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से ऊपर उठकर सोचने में मदद करते हैं। हाँ, और किताब के 3 मेन पिलर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। पहला, बड़े नुकसान से कैसे बचें। दूसरा, एक स्थिर भरोसेमंद आय कैसे बनाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी, वो है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अच्छा, खासकर डर और लालच। तो चलिए इसी तीसरे पॉइंट से जुड़ा पहला सवाल लेते हैं। ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आखिर होता कौन है? मतलब क्या इसके लिए बहुत स्मार्ट होना, बहुत ऊंचा आईक्यू होना जरूरी है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। ग्राहम के लिए ना इंटेलिजेंट निवेश आईक्यू से ज्यादा आपके स्वभाव, आपके टेम्पेरामेंट का मामला है। स्वभाव का? हाँ, दिमागी तेजी से ज्यादा जरूरी है कि आप भावनात्मक रूप से कितने स्थिर हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। निवेश में सफल होने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनना। अच्छा, बस अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखना है। इसका एक बहुत सटीक उदाहरण ग्राहम ने सर आइजैक न्यूटन का दिया है। न्यूटन जो इतने महान वैज्ञानिक थे। हाँ, दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से। लेकिन निवेशक के तौर पर उतने सफल नहीं रहे। ऐसा क्यों? ये 1720 के साउथ सी बबल की कहानी है। न्यूटन ने शुरू में साउथ सी कंपनी के शेयरों में पैसा लगाया और अच्छा मुनाफा भी कमाया। लेकिन जब बाजार में एकदम पागलपन सा छाने लगा, सब लोग खरीदने लगे, तो वो थोड़ा घबरा गए और उन्होंने अपने शेयर बेच दिए। ये तो ठीक किया। हाँ, उन्होंने कहा भी कि मैं तारों की गति तो नाप सकता हूं, पर लोगों का पागलपन नहीं। सही बात है। लेकिन फिर जब बाजार और तेजी से ऊपर जाने लगा, उनके दोस्त, उनके जानने वाले और पैसा बनाने लगे, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। अरे हाँ, वो भीड़ के पीछे चल दिए और उन्हीं शेयरों को बहुत बहुत ऊंची कीमत पर दोबारा खरीद लिया जो उन्होंने पहले बेचे थे। वो मतलब फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। हाँ। और नतीजा, बाजार बुरी तरह क्रैश हुआ और न्यूटन ने उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम गंवा दी। आज के हिसाब से तो वो शायद अरबों रुपए होंगे। कमाल है। मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजने वाला इंसान की भीड़ और भावनाओं का शिकार हो गया। यही सबसे बड़ा सबक है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भीड़ के पीछे नहीं भागता, चाहे वो भीड़ खुशी में चिल्ला रही हो या डर के मारे भाग रही हो। भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल ही सब कुछ है। न्यूटन की गलती उनकी बुद्धि की कमी नहीं थी, वो तो जीनियस थे। कमी थी भावनात्मक अनुशासन की। सही है। तो इस मामले में हम सब न्यूटन से बेहतर निवेशक बन सकते हैं। ठीक है, तो स्वभाव और इमोशनल कंट्रोल सबसे ऊपर। अब ग्राहम एक और बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, निवेश और सट्टेबाजी यानी स्पेक्यूलेशन। बहुत से लोग इसे एक ही समझ लेते हैं और यही अक्सर लोग मात खा जाते हैं। ग्राहम के लिए निवेश एक ऐसा काम है जो पूरी जांच पड़ताल, पूरे विश्लेषण पर आधारित हो, जिसमें आपका लगाया हुआ पैसा यानी मूलधन सुरक्षित रहे और आपको एक ठीक ठाक संतोषजनक रिटर्न मिले। ओके। जो भी काम इन शर्तों को पूरा नहीं करता वो सट्टेबाजी है। निवेश मतलब बिजनेस को समझना, उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाना, जोखिम को मैनेज करना। ये लंबी दौड़ है। और सट्टेबाजी वो क्या है फिर? सट्टेबाजी ज्यादातर क्या कहते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव पर दांव लगाने जैसा है। कंपनी कैसी है, क्या करती है, इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। अच्छा। ये बस अटकलों, अफवाहों और जल्दी पैसा बनाने की चाहत पर टिकी होती है। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है, पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही। ये जुए जैसा है। तो क्या ग्राहम कहते हैं कि सट्टेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? नहीं, ग्राहम प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि इंसान को थोड़ा रोमांस चाहिए होता है, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर सट्टा करना ही है तो उससे अपने निवेश से एकदम अलग रखो। ओके। एक अलग अकाउंट बनाओ और अपनी कुल संपत्ति का बहुत छोटा सा हिस्सा, शायद 10% से ज्यादा नहीं, उसमें डालो। और ये वो पैसा होना चाहिए जिससे अगर आप गवा भी दें
तो आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। और निवेश के लिए कौन सा पैसा यूज करें? निवेश के लिए सिर्फ वही पैसा लगाएं जो आपकी जरूरतों, घर खर्च और इमरजेंसी फंड वगैरह के बाद बचता हो। कभी भी जरूरत का पैसा या उधार लेकर निवेश ना करें। तो यहाँ सबक साफ है, निवेश सोच समझकर होता है, उम्मीद पर नहीं। अगर आपको अपने निवेश की चिंता में रात को नींद नहीं आ रही तो शायद आप सट्टा कर रहे हैं, निवेश नहीं। बिल्कुल, ग्राहम का रास्ता शायद धीमा लगे, पर यह आपको बिना नींद गंवाए मंजिल तक ले जाने वाला रास्ता है। और ये धीमा लेकिन स्थिर रास्ता ही हमें कंपाउंडिंग की ताकत और धैर्य के महत्व तक लाता है। हाँ, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। इसकी तुलना वो गाड़ी चलाने से करते हैं ना? हाँ, कि बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना शायद रोमांचक लगे, जल्दी पहुंचा दे, पर एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा है। सही बात है। वहीं अगर आप एक ठीक-ठाक स्पीड से लगातार चलते रहें तो ज्यादा सुरक्षित है और मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर। और कंपाउंडिंग का जादू मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना? हाँ, वो तभी काम करता है जब आप उसे लंबा समय दें, सालों साल। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये है धीरे धीरे लेकिन पक्का अमीर बनो वाला तरीका। लेकिन बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, गिरावट आती है तो घबराहट होती है, डर लगता है, लोग बेचने लगते हैं, जिसे पैनिक सेलिंग कहते हैं। उससे कैसे बचें? यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का स्वभाव काम आता है। उसे पता है कि उतार चढ़ाव तो बाजार का हिस्सा है, ये नॉर्मल है। वो गिरावट को खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि अच्छे स्टॉक्स को सस्ते में खरीदने के मौके की तरह देखता है। वॉरेन बफेट भी तो यही कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रैहम के सबसे मशहूर शिष्य। उनका नियम है, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डर रहे हों तो लालची बनो। ये न्यूटन ने जो किया उसका ठीक उल्टा है। एग्जैक्टली। ग्रैहम ने वो 90s के दशक के आखिर वाले .com बबल का भी जिक्र किया है, जब सट्टेबाजी बहुत बढ़ गई थी। हाँ, वो एक ऐसा दौर था जब लोगों ने कंपनियों के मुनाफे, उनकी बुनियाद कुछ देखना बंद कर दिया था। बस इंटरनेट का नाम सुना और पैसा लगा दिया। उन्हें लगा शेयर बाजार कोई जादू की मशीन है जो पैसा बनाती रहेगी। और फिर क्या हुआ? बबल फूट गया। हाँ, और लाखों लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी। सबक वही था, बुनियादी विश्लेषण, तर्कसंगतता, इन्हें कभी नजरअंदाज मत करो। सच में बहुत जरूरी सबक है। अच्छा, बाजार की अनिश्चितताओं से जुड़ा एक और मुद्दा है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। एक निवेशक को इसे क्यों समझना चाहिए? इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। जैसे आज जो चीज 100 रुपए की है, हो सकता है 10 साल बाद वो 200 की हो जाए। घर, गाड़ी सब महंगे हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। तो अगर आपका पैसा सिर्फ कैश पड़ा है या बैंक में रखा है तो वो सुरक्षित तो लग सकता है, लेकिन महंगाई धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम कर रही है। तो मतलब निवेश का एक बड़ा मकसद महंगाई को हराना भी है। बिल्कुल, आपको ऐसी जगह पैसा लगाना होगा जहां रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा मिले, ताकि आपका पैसा असल में बढ़े, सिर्फ दिखने में नहीं। इतिहास देखें तो स्टॉक्स ने लंबी अवधि में महंगाई को हराया है, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव होता है। बॉन्ड्स शायद कम रिटर्न दें पर ज्यादा स्थिर होते हैं। कैश सबसे सेफ लगता है पर महंगाई उसे खा जाती है। और ग्राम ये भी चेतावनी देते हैं कि सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर भविष्य का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक बेसबॉल खिलाड़ी थे योगी बेरा, उनकी एक मजेदार बात थी, भविष्य का अंदाजा लगाना मुश्किल है, खासकर जब वो भविष्य के बारे में हो। हंसते हुए। सही है। ग्राहम मानते थे कि भविष्य हमेशा चौंकाएगा, इसलिए सिर्फ ये देखना कि पिछले साल कितना रिटर्न मिला ये खतरनाक हो सकता है। तो फिर बाजार का प्रदर्शन किन चीजों पर निर्भर करता है, अगर हम सिर्फ अतीत को नहीं देख सकते? ग्राहम के हिसाब से 3 मुख्य चीजें हैं। पहली, वास्तविक विकास, मतलब कंपनियों की कमाई बढ़ रही है या नहीं, वो डिविडेंड दे रही हैं या नहीं। ठीक है। दूसरी, महंगाई दर, इकोनॉमी में चीजों की कीमतें किस रफ्तार से बढ़ रही हैं। और तीसरी चीज है सट्टा गतिविधि, मतलब बाजार में लोगों का मूड कैसा है, उम्मीदें क्या हैं, डर कितना है। ये चीजें कीमतों को उनकी असली वैल्यू से ऊपर या नीचे ले जा सकती हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहले 2 पर फोकस करता है और तीसरे से बचता है। आपने कहा असली वैल्यू,
से ऊपर या नीचे। ग्राहम ने माइकल जॉर्डन का उदाहरण दिया था ये समझाने के लिए। हाँ, वो बड़ी अच्छी मिसाल है। वो कहते हैं कि माइकल जॉर्डन अपने टाइम के बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर थे। उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी, जो शायद सही भी था। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी टीम के हर खिलाड़ी को उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस वैसे ही शेयर बाजार में कुछ बहुत अच्छी कंपनियां हो सकती हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद करके किसी भी कंपनी को किसी भी कीमत पर खरीद लें। अच्छा। हर निवेश को उसकी अपनी काबिलियत और कीमत के आधार पर देखना होगा। सिर्फ इसलिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या ये ट्रेंड में है, ये सोचकर पैसा लगाना बेवकूफ़ी है। तो यहाँ सबक क्या है महंगाई और रिटर्न की उम्मीदों को लेकर? सबक ये है कि महंगाई के असर को समझें और उसे मात देने का लक्ष्य रखें। रिटर्न के बारे में यथार्थवादी बने, मतलब रातों रात अमीर बनने के सपने ना देखें। लालच और डर पर काबू रखें, लेकिन भविष्य के लिए आशा और आत्मविश्वास भी जरूरी है। और सबसे जरूरी, हमेशा सुरक्षा का मार्जिन रखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये हमें गलतियों और बुरी किस्मत से बचाता है। तो अब हमने ये समझ लिया कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सोचता कैसे है, बाजार की हकीकत क्या है। अब सवाल आता है कि वो इन सिद्धांतों को अमल में कैसे लाता है, मतलब अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाता है। इसके लिए ग्राहम क्या तरीके बताते हैं? ग्राहम 2 तरह के निवेशकों की बात करते हैं। पहला है रक्षात्मक या डिफेंसिव इन्वेस्टर। ओके। ये वो है जिसके पास शायद ज्यादा टाइम नहीं है या जो ज्यादा सिरदर्दी नहीं पालना चाहता। उसे एक सिंपल भरोसेमंद तरीका चाहिए जिसमें ज्यादा देखभाल ना करनी पड़े। और दूसरा है उद्यमी या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इसे एक्टिव इन्वेस्टर भी कह सकते हैं। ये वो है जो ज्यादा टाइम और मेहनत लगाने को तैयार है, जो खुद रिसर्च करके ऐसी कंपनियां ढूंढना चाहता है जो अपनी असल कीमत से कम पर मिल रही हों और जो बाजार से बेहतर रिटर्न कमाने की कोशिश करता है। तो ज्यादातर आम लोगों के लिए शायद रक्षात्मक तरीका ही बेहतर है। हाँ, ग्राहम भी यही मानते थे। ज्यादातर लोगों के लिए रक्षात्मक रणनीति ज्यादा प्रैक्टिकल और सेफ है। इसके लिए उनका सबसे सीधा सुझाव है कि आप अपनी निवेश की रकम को अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड्स या कैश जैसी चीजों में बांट दें। कितना? एक सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है 50% स्टॉक्स और 50% बॉन्ड्स। लेकिन क्या ये 50-50 वाला नियम सबके लिए सही है? आजकल एक नियम सुनने में आता है 100 माइनस आपकी उम्र, उतना प्रतिशत स्टॉक्स में रखो। ग्राहम ऐसे किसी भी सिंपल उम्र आधारित फॉर्मूले के बिल्कुल खिलाफ थे। अच्छा, क्यों? वो कहते थे कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं ये आपकी उम्र पर उतना निर्भर नहीं करता जितना आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी जरूरतें, आपकी जिम्मेदारियां और हाँ, बाजार उस समय महंगा है या सस्ता, इस पर करता है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? सोचिए, एक 80 साल के रिटायर्ड सज्जन हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अच्छी पेंशन आती है, बच्चे भी सेटल्ड हैं। उन्हें अपना सारा पैसा सिर्फ सेफ बॉन्ड्स में क्यों रखना चाहिए? वो चाहें तो ज्यादा जोखिम ले सकते हैं। दूसरी तरफ एक 28 साल का नौजवान है जो अगले 5 साल में घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जोड़ रहा है। क्या उसे अपना सारा पैसा स्टॉक्स में लगा देना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो जवान है? नहीं, अगर बाजार गिर गया तो उसका प्लान गड़बड़ा जाएगा। सही बात है। तो फिर नियम क्या हो? कितना स्टॉक्स, कितना बॉन्ड्स? ग्राहम का सुझाव ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो कहते हैं कि एक रक्षात्मक निवेशक को बॉन्ड्स में कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% रखना चाहिए। और इसी तरह स्टॉक्स में भी कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75%। आप इन लिमिट्स के अंदर अपनी सिचुएशन और मार्केट कैसा चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि बाजार बहुत महंगा हो गया है तो स्टॉक्स का हिस्सा कम करके 50% या उससे नीचे ले आएं, और अगर बाजार बहुत सस्ता लग रहा है तो स्टॉक्स का हिस्सा बढ़ाकर 60-70% तक ले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी 25% से कम या 75% से ज्यादा स्टॉक्स में ना रखें। और हाँ, समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना, यानी उसे वापस अपने तय अनुपात में लाना भी जरूरी है। ये तो हुई एसेट एलोकेशन की बात। पोर्टफोलियो बनाने में विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है? सारे अंडे एक टोकरी में न रखना बहुत जरूरी है, खासकर रक्षात्मक निवेशक के लिए। ग्राहम कहते थे पर्याप्त लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। मतलब अपने निवेश को इतनी कंपनियों में फैलाओ कि किसी एक के डूबने से आपको बड़ा झटका ना लगे,
लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि आप उन पर नजर ही ना रख पाओ। तो कितनी कंपनियां? उनके हिसाब से एक रक्षात्मक निवेशक के लिए 10 से 30 अलग अलग बड़ी जानी मानी और लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स काफी हैं, और ये अलग अलग इंडस्ट्री से होनी चाहिए। लेकिन 10-30 कंपनियों पर नजर रखना भी तो मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। यही रक्षात्मक और उद्यमी निवेशक का फर्क आता है। रक्षात्मक निवेशक का लक्ष्य बाजार को हराना नहीं है। उसे बस बाजार जैसा या उससे थोड़े कम जोखिम के साथ ठीक ठाक रिटर्न चाहिए। उसके लिए 10-30 कंपनियों का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या आजकल इंडेक्स फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है, काफी है। ओके। उद्यमी निवेशक जो बाजार को मात देना चाहता है, वो शायद कम कंपनियों पर फोकस करेगा, लेकिन फिर उसे उन पर बहुत गहरी रिसर्च करनी होगी। ज्यादातर लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन का सीधा रास्ता ही बेहतर है। और अब आते हैं उस कॉन्सेप्ट पर जिसका आपने पहले जिक्र किया था, सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम इसे इतना जरूरी क्यों मानते थे? ये ग्राहम की फिलॉसफी का सबसे अहम हिस्सा है। सुरक्षा का मार्जिन का मतलब है किसी शेयर को उसकी आंतरिक कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम दाम पर खरीदना। अच्छा। आंतरिक कीमत मतलब कंपनी की असली कीमत, जो उसके बिजनेस, उसकी कमाई, उसकी संपत्ति के आधार पर होती है, न कि बाजार के रोज के मूड पर। अच्छा, तो अगर शेयर की कीमत 100 रुपए होनी चाहिए तो उसे 60-70 में खरीदे। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसका फायदा ये है कि अगर आपका अंदाजा थोड़ा गलत भी निकला या भविष्य में कुछ गड़बड़ हुई तो भी आपके नुकसान का खतरा कम हो जाता है। ओके। और दूसरा फायदा, इससे आपके मुनाफे की गुंजाइश बढ़ जाती है। जब बाजार आखिरकार उस शेयर की सही कीमत पहचानता है तो आपको ज्यादा फायदा होता है। ग्राहम के लिए यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही निवेश को सट्टेबाजी से अलग करता है। ये तो हुई वो बातें जो करनी चाहिए। हाँ। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे बचना चाहिए। ग्राहम की क्या न करे लिस्ट क्या है? हाँ, ये लिस्ट भी उतनी ही जरूरी है। सबसे पहले बार बार खरीद फरोख्त यानी ट्रेडिंग से बचे। क्यों? हर बार खरीदने बेचने पर ब्रोकरेज लगता है, टैक्स लगता है। ये लागतें धीरे धीरे आपका रिटर्न खा जाती हैं और इससे टेंशन भी बढ़ती है, फैसले गलत हो जाते हैं। और मार्केट टाइमिंग, ये कोशिश करना कि कब खरीदें कब बेचें। ग्राहम कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये लगभग नामुमकिन है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इसमें फेल हो जाते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग मार्केट टाइमिंग की कोशिश करते हैं वो अक्सर उनसे पीछे रह जाते हैं जो बस इन्वेस्टेड रहते हैं। और वो हॉट टिप्स, दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करना, जैसे वो 90s के विज्ञापन थे। हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है। विज्ञापन दिखाते थे कि कोई जॉगिंग करते करते ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमा रहा है, कोई द्वीप खरीद रहा है। हाँ। ये सब लोगों को बिना सोचे समझे कूदने के लिए उकसा रहा था। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमेशा अपनी रिसर्च करता है या किसी भरोसेमंद सलाहकार से पूछता है, अफवाहों पर नहीं चलता। और किन चीजों से बचने की सलाह है? आमतौर पर जंक बॉन्ड से बचें, जब तक कि आप एक्सपर्ट ना हो। अपना सारा पैसा सिर्फ स्टॉक में कभी ना डालें। पेनी स्टॉक से दूर रहें। वो बहुत सस्ते शेयर होते हैं, छोटी अक्सर डूबती हुई कंपनियों के। हर आईपीओ में आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, वो अक्सर महंगे होते हैं। ओके। और ऐसी कंपनियों से बचें जिनका मैनेजमेंट ठीक ना हो या जो लगातार घाटे में हो। तो इतने सारे क्या करें क्या ना करें के बीच एक आम इंसान के लिए क्या बेहतर है, खुद निवेश करे या किसी सलाहकार की मदद ले? देखिए, अगर आप में सीखने की इच्छा है, आपके पास टाइम है और सबसे जरूरी इमोशनल डिसिप्लिन है, तो आजकल खुद निवेश करना काफी आसान और सस्ता हो गया है। ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा वही है भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेना। और अगर किसी को लगे कि मदद चाहिए तो सलाहकार कैसे चुने, किन बातों का ध्यान रखें? अगर टाइम की कमी है या ये सब झंझट लगता है या आपको डर है कि आप पैनिक में बेच देंगे, तो एक अच्छा सलाहकार बहुत मददगार हो सकता है। लेकिन चुने कैसे? लेकिन सलाहकार चुनना बहुत सावधानी का काम है। जैसे कहते हैं ना, विश्वास करो पर जांच पड़ताल जरूर करो। ट्रस्ट बट वेरीफाई। जांच पड़ताल कैसे करें? पहले उनकी क्वालिफिकेशन, उनके सर्टिफिकेट्स चेक करें, उनका रेगुलेटरी रिकॉर्ड देखें, कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है। सेबी की वेबसाइट पर देखें, गूगल करें। उनसे सीधे सवाल पूछें, आपका अनुभव क्या है, आपकी निवेश फिलॉसफी क्या है, आप फीस कैसे लेते हैं, कमीशन या फिक्स्ड, कोई हितों का टकराव तो नहीं। सही है। स्रोत में ऐसे बहुत से सवाल दिए गए हैं जो पूछने चाहिए। और एक अच्छे सलाहकार का असल काम क्या होता है? सिर्फ अच्छे रिटर्न देना? नहीं, सिर्फ रिटर्न नहीं, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी काम है निवेशक को उसकी अपनी भावनाओं के बुरे असर से बचाना। अच्छा,
वो आपको डर में बेचने या लालच में खरीदने से रोकता है। वो आपके लक्ष्य समझने में और उनके लिए एक प्लान बनाने में मदद करता है। सलाहकार आपका पार्टनर होता है, कोई जादूगर नहीं। अब हम इस चर्चा के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, निवेशक की अपनी सोच, उसकी मानसिकता। ग्रैहम के अनुसार एक सफल निवेशक बनने के लिए कौन से गुण सबसे जरूरी हैं? हाँ, ग्रैहम इस पर बार बार जोर देते हैं। इंटेलिजेंट निवेश के लिए जरूरी है धैर्य, लंबी अवधि तक टिके रहना, अनुशासन, अपनी रणनीति पर कायम रहना, भावनाओं में नहीं बहना, सीखने की इच्छा, ओके। हमेशा सीखते रहना, और आत्मविश्वास, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखना, भीड़ के शोर में नहीं। ये कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और इसी सोच को समझाने के लिए ग्रैहम ने वो मिस्टर मार्केट की कहानी बनाई थी। हाँ, मिस्टर मार्केट, ये कहानी ग्राहम की फिलॉसफी का सार है। सोचिए, आपका एक बिजनेस पार्टनर है, नाम है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है। रोज? हाँ, रोज। और वो आपको आपके बिजनेस यानी आपके स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी खरीदने या आपको अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऑफर देता है। लेकिन मिस्टर मार्केट की एक खासियत है, वो बहुत मूडी है, बहुत इमोशनल। मूडी कैसे? कभी कभी वो बहुत खुश, बहुत आशावादी होता है, तब वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ऊंची, एकदम अतार्किक कीमत लगाता है। अच्छा। और कभी कभी वो बहुत दुखी, बहुत डरा हुआ होता है, तब वो अपनी हिस्सेदारी आपको बहुत ही कम, निराशाजनक कीमत पर बेचने को तैयार रहता है। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट के साथ क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट को अपना मालिक नहीं, अपना नौकर समझता है। नौकर? हाँ, उसे पूरी छूट है कि वो मिस्टर मार्केट के रोज के ऑफर्स को नजरअंदाज कर दे। उसे मिस्टर मार्केट के मूड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मिस्टर मार्केट के मूड का फायदा उठा सकता है। कैसे? जब मिस्टर मार्केट बहुत डरा हुआ हो और सस्ते में बेचने को तैयार हो, यानी बाजार बहुत गिरा हो, तो उससे खरीदना अच्छा सौदा है। ओके। और जब मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा जोश में आकर महंगी कीमत देने को तैयार हो, यानी बाजार बहुत चढ़ा हो, तो उसे बेचना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन ज्यादातर टाइम आपको बस मिस्टर मार्केट को इग्नोर करना है और अपने बिजनेस की असली कीमत पर ध्यान देना है। ये मिस्टर मार्केट वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। हम कितनी बार बाजार के शोर से, दूसरों के डर से प्रभावित हो जाते हैं। बिल्कुल। ध्यान हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पर, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पर होना चाहिए, न कि रोज बदलती कीमतों पर। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कंसंट्रेशन बनाम डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, मतलब कुछ ही चीजों में पैसा लगाएं या फैला कर रखें। ग्रैहम मानते थे कि बड़ी दौलत अक्सर कंसंट्रेशन से बनती है, यानी आप अपना सारा पैसा और ध्यान कुछ गिनी चुनी चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वो ये भी चेतावनी देते थे कि इसी से बड़ी बर्बादी भी होती है। अगर आपकी वो चुनी हुई चीज फेल हो गई तो सब गया। सही बात है। फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट देखें तो कई लोग जो एक ही इंडस्ट्री में पैसा लगाकर अमीर बने, वो बाद में लिस्ट से गायब हो गए जब उस इंडस्ट्री का बुरा वक्त आया। तो आम निवेशक के लिए क्या सही है? ज्यादातर लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने निवेश को कई अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में फैलाना ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता है। ये शायद आपको उतनी तेजी से अमीर ना बनाए, लेकिन ये आपके बड़े नुकसान के खतरे को बहुत कम कर देता है। और अंत में ग्राहम की वो जरूरतों और शौक वाली बात, वो लालच के बारे में क्या सिखाती है? हाँ, ये एक तरह से पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। कहते हैं ना, जरूरतें तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, पर ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। सही कहा। ग्रैहम हमें याद दिलाते हैं कि निवेश का मकसद अपनी जरूरतों और जो असल में हासिल करने लायक लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करना होना चाहिए, असीमित लालच नहीं। जब आप अपने लक्ष्यों पर फोकस करते हैं और लालच पर काबू रखते हैं, तभी आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की तरह सोच और काम कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ यही है कि इंटेलिजेंट निवेश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, न ही सिर्फ ऊंचे आईक्यू का खेल है। बिल्कुल नहीं। ये मुख्य रूप से एक मानसिकता है जिसमें अनुशासन है, रिसर्च है, बहुत सारा धैर्य है, इमोशनल कंट्रोल है और हमेशा सुरक्षा के मार्जिन की तलाश है। ये भीड़ से अलग चलने, सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार सीखते रहना पड़ता है, अपनी गलतियों से सबक लेना पड़ता है और सबसे जरूरी अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर टिके रहना होता है। और आज की इस गहरी पड़ताल के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि पैसे को लेकर, निवेश को लेकर या बाजार की खबरों को लेकर आपकी अपनी भावनाएं कैसी होती हैं।
क्या मिस्टर मार्केट का मूड आपके फैसलों पर असर डालता है? या इस पर सोचें कि रास्ता जानना, जैसे ये किताब पढ़ना या हमारी ये चर्चा सुनना, और उस रास्ते पर असल में चलना, यानी इन सिद्धांतों को अपनी निवेश की जिंदगी में लगातार लागू करना, इन दोनों के बीच का जो फासला है उसे कैसे कम किया जाए।